कहते हैं कि जन्म में किए गए पापों का हिसाब हमें यहीं भुगत कर जाना होता है। और अगर आप सोचते हैं कि किसी मुसीबत को जड़ से खत्म कर देने पर आपका दोबारा उससे सामना नहीं होगा, तो आप गलत सोचते हैं। ऐसी एक घटना ब्रिटिश शासनकाल की है, जो आपको कर्म की गति के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगी। भारत में उस समय ब्रिटिश शासन था। केंद्रीय सरकार के भारतीय अधिकारी श्री रामास्वामी स्थानांतरित होकर शिमला आए थे। जो बंगला उन्हें रहने के लिए मिला था, उसमें पहली ही रात को एक महिला की छाया दिखाई दी। साथ ही घंटों की आवाज भी सुनाई दी। उस आवाज को सुनते ही श्री रामास्वामी ने भयभीत होकर दूसरे ही दिन वो बंगला छोड़ दिया। श्री रामास्वामी के बंगला छोड़ देने के बाद वो बंगला एक दूसरे मुस्लिम भारतीय अधिकारी को अलॉट किया गया। जब वो अधिकारी उस बंगले में रहने गए, तो पहले ही दिन ठीक आधी रात के समय एक सफेदपोश महिला दिखाई दी और घंटों की आवाज उसके आने के साथ ही बंगले में गूंज उठी। महिला की सिसकियां स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ रही थी। मुस्लिम अधिकारी उसी समय चीत्कार करते हुए बंगला छोड़कर भागे और उक्त आश्चर्यजनक घटना की सूचना पुलिस और उच्च अधिकारियों को दे दी। सूचना के उपरांत एक पुलिस इंस्पेक्टर ने कुछ सिपाहियों के साथ उस बंगले में पड़ाव डाला। रात के ठीक 12 बजे वही सफेदपोश महिला ऊंची एड़ी की चप्पलें पहने दिखाई दी। पुलिस इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर से लगातार 5-6 गोलियां उस पर चला दी, किंतु उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। पहले सिसकियां और फिर ठहाका मारकर हंसने की आवाज और फिर बाद में उन्हीं घंटों की आवाज सुनते ही इंस्पेक्टर के होश हवास उड़ गए। पसीने से लथपथ इंस्पेक्टर और सिपाही उस बंगले से निकलकर भाग खड़े हुए। इस घटना से शिमला ही नहीं बल्कि दिल्ली की केंद्रीय सरकार भी आश्चर्य में पड़ गई। इसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय कार्यवाही करने का आदेश जारी किया गया। प्रेतात्मा के इस रहस्यमय स्वरूप का मजाक उड़ाते हुए अंग्रेजी सरकार ने दिल्ली से एक अनुभवी और साहसी इंस्पेक्टर श्री आगा के नेतृत्व में एक पुलिस दस्ता घटना की जांच के लिए भेज दिया। इंस्पेक्टर आगा ने सिपाहियों को बंगले के चारों ओर तैनात कर दिया और खुद डाइनिंग रूम की एक कुर्सी पर बैठ गए। इंस्पेक्टर आगा के कुर्सी पर बैठते ही एक विचित्र बिल्ली उनके आसपास से उछल-कूद मचाती हुई कमरे में ही गायब हो गई। वो भयभीत तो हुए, लेकिन साहस जुटाकर अपना रिवॉल्वर भरकर सचेत होकर बैठ गए। रात के ठीक 12 बजे उसी सफेदपोश महिला की छाया इंस्पेक्टर आगा को भी दिखाई दी। इंस्पेक्टर आगा ने अपना रिवॉल्वर संभाला ही था कि अचानक वो परछाई बोल पड़ी। ठहरिए, आप एक नेक और चरित्रवान अधिकारी हैं। मुझ अबला पर बिना किसी कारण क्रोध क्यों करते हैं? वैसे आपका रिवॉल्वर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद वो छाया जोर जोर से हंसने लगी। ये सुनकर इंस्पेक्टर आगा सहम गए। कपकपाने वाली ठंड होने के बाद भी उनके पसीने छूट रहे थे। खुद को थोड़ा संभाल कर वो नम्रता से बोले, आप कौन हैं? क्या अपना परिचय मुझे देंगी? छाया ने कहा, मैं एक पीड़ित औरत हूँ। क्या आप मेरी पीड़ा दूर करने में मेरी मदद कर सकेंगे? यदि आप वादा करते हैं तो मैं आपको एक बहुत बड़ा रहस्य बताऊंगी। इंस्पेक्टर आगा ने तुरंत कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। आश्वासन पाकर उस औरत ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाना चालू की। मैं एक पहाड़ी लड़की थी। शादी से पहले का मेरा नाम आवेरी था। मेरी माँ वैश्या का धंधा करती थी। मेरी सुंदरता को देखकर शिमला के तत्कालीन पादरी मिस्टर आइजिक मेरी ओर आकृष्ट होने लगे। आइजिक और मेरी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। माँ के विरोध के बावजूद भी मैंने और आइजिक ने कोर्ट मैरिज कर ली। आइजिक को भी अपने माता पिता का विरोध सहना पड़ा। ये बंगला उस समय आइजिक का ही था और हम दोनों इसी में रहते थे। मेरी माँ मुझे भी वैश्या के रूप में देखना चाहती थी, किंतु मैंने वैसा ना करने का संकल्प ले लिया था। इंस्पेक्टर आगा ने पूछा, फिर आगे क्या हुआ? उस छाया ने कहा, कुछ दिनों के बाद ही मैं गर्भवती हो गई।
तो मेरी माँ ने आइजिक से संबंध विच्छेद करने के लिए मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी नजर में पैसों का महत्व अधिक था और मुझे प्रेम महत्वपूर्ण जान पड़ा था। मैंने माँ की बात को नहीं माना। इसी दरमियान आइजिक के पिता का तार आया, जिसमें उसे तुरंत ही बुलाया गया था। आइजिक ने ही मुझे बताया कि अगर वो नहीं गया तो उसके पिता की लाखों की संपत्ति उसके हाथों से निकल जाएगी। मैंने उसे खुशी खुशी विदा कर दिया और मैं बंगले में अकेले ही रहने लगी। लगभग 2 महीने के बाद आइजिक वापस आ गया, लेकिन इस बार उसका बर्ताव एकदम बदला हुआ था। वो बात बात पर मुझसे झगड़ने लगता और फिर एक दिन उसने गुस्से में रुमाल से मेरा गला घोंटकर मेरी हत्या कर दी। ये सुनकर तो इंस्पेक्टर आगा के होश ही उड़ गए। उन्होंने कई पीड़ितों को अपने साथ हुए जुर्म को बताते हुए सुना था, पर वो पहली बार किसी आत्मा को अपनी आप बीती बताते हुए सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, आगे क्या हुआ? छाया ने कहा, मेरी लाश पीछे वाले कमरे के बीचों बीच गड़ी हुई है। प्लास्टर उखाड़ने पर एक पत्थर के नीचे मेरे शव के अवशिष्ट भाग अब भी आपको मिल जाएंगे। आइजिक का रुमाल और जेब का कुछ सामान भी उसी में पड़े हुए हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि आइजिक पर मुकदमा चलाकर उसे प्राण दंड दिया जाए। इस संबंध में मैं आपकी हर संभव सहायता करने को तैयार हूँ। इतना कहकर वो छाया गायब हो गई। इंस्पेक्टर आगा ने आवेरी के पूरे कथनों को नोट कर लिया और अपने उच्च अधिकारियों को इस घटना से अवगत कराया। फौरन इस बात की सत्यता का पता लगाने के लिए एक मजिस्ट्रेट के समक्ष उस कमरे की खुदाई की गई। खुदाई करने के बाद एक महिला के शव के साथ रुमाल और अन्य सामान भी मिल गए। इतना प्रमाण मिलने पर आइजिक के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दायर करा लिया गया। मुकदमे में आइजिक के वकील ने कहा, यदि ये बयान जो कि इंस्पेक्टर आगा ने नोट किए हैं आवेरी के हैं, तो इसमें उसके हस्ताक्षर क्यों नहीं है? इंस्पेक्टर आगा ने एक दिन का समय मांगा और दूसरे दिन उसी बंगले में आवेरी की छाया की प्रतीक्षा करने लगी। आज तो वो छाया समय से पहले ही कमरे में पहुंच गई। इंस्पेक्टर ने उसे जज की बात बताई तो उसने कहा, इसमें क्या समस्या है, आप कागज टेबल पर रखें, मैं हस्ताक्षर किए देती हूँ। इंस्पेक्टर आगा ने उसके कहे अनुसार कागज टेबल पर रख दिए और देखता रहा। कागज पर लिखा गया, मैं बयान देती हूँ कि मैंने जो कथन इंस्पेक्टर के समक्ष दिए हैं वो मेरे ही हैं। उक्त बयानों में मेरे ही हस्ताक्षर हैं। और फिर हस्ताक्षर में आवेरी ने अपना नाम लिखा। अगले दिन कोर्ट खुलते ही मामला पेश हुआ। वकील और जज सभी आश्चर्यचकित रह गए। ठीक वही हस्ताक्षर कोर्ट मैरिज के समय आवेरी ने किए हुए थे। दोनों हस्ताक्षर पूरी तरह से मेल खाते थे। लेकिन पुनः बचाव पक्ष के वकील ने प्रश्न किया कि यदि आवेरी हस्ताक्षर कर सकती है तो कोर्ट में आकर बयान दे या फिर कोई ऐसा प्रमाण या सबूत दे जिससे विश्वास हो सके कि वो हस्ताक्षर आवेरी नहीं किए हुए हैं। समय मांगकर इंस्पेक्टर आगा वापस रात में आवेरी से मिलने गया और उसे सारी बात बताई तो आवेरी ने बॉम्बे से भेजा गया आइजिक के पिता का तार और कोर्ट मैरिज के कागजात के बारे में बताया तथा उन्हें कहां बंगले में रखा गया है वो जगह भी बता दी। आवेरी ने यह भी कहा कि आइजिक के पिता की मृत्यु तो बहुत पहले ही हो चुकी थी। ये झूठा और फर्जी तार आइजिक ने मुझसे पिंड छुड़ाने के लिए मंगवाया था। कोर्ट में पहुंचकर इंस्पेक्टर आगा ने आइजिक के नाम का जाली तार और विवाह के कागजात प्रस्तुत किए। आइजिक ना तो ये सिद्ध कर सका कि उसने आवेरी को तलाक दिया था और ना ही ये बता सका कि अब आवेरी कहाँ है। अंततः आइजिक ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उस अपराध के लिए उसे फांसी की सजा सुनाई गई। प्राणदंड के निर्णय के बाद इंस्पेक्टर आगा पुनः उस बंगले में पहुंच गए। जब वो उसी कमरे में आवेरी का इंतजार कर रहे थे तो अचानक ही उन्हें नींद की झपकी आ गई। स्वप्न में आवेरी की छाया ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, अब मेरी आत्मा को पूर्ण शांति मिल गई है और अब इस छाया शरीर से मैं मुक्त हो रही हूँ, इसलिए भविष्य में आपसे नहीं मिल सकूंगी। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है
उस एहसान का बदला तुम्हें नहीं चुका सकती, लेकिन मेरी इच्छा है कि बेडरूम के पीछे वाली खिड़की के नीचे एक बक्सा गड़ा हुआ है, उसे आप खोद कर निकाल लें और अपनी धर्मपत्नी को मेरी तरफ से भेंट के रूप में दे दें। इतना कहकर वो छाया गायब हो गई। सुबह होने पर इंस्पेक्टर आगा ने वो स्थान खुदवाया। वास्तव में उस स्थान पर एक बक्सा निकला जिसमें कई सोने के आभूषण मिले। इंस्पेक्टर आगा ने पूरी ईमानदारी के साथ उस बक्से को सरकारी खजाने में जमा करा दिया, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इंस्पेक्टर आगा की ईमानदारी और सफल प्रयासों के पुरस्कार स्वरूप वो पूरी संपत्ति उन्हीं को दे दी। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।